हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। रेणु मिश्रा द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह किसी अजनबी के प्यार में के आगे की कहानी। पर वह कहीं नहीं मिली। सबने उसका कमरा, वॉशरूम, मोबाइल सब टटोला, मगर उसके मन की हलचल को कोई नहीं जान पाया। डीजे वाले बाबू अपना गाना बजाकर कब के चले गए। सारे दूर पास के अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार अपने घर पहुंच गए और दोनों परिवार हताश होकर लिविंग रूम में बैठे हुए भी लापता थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता चला। मैं आखिर हूँ कौन जो तब सिया के नाम की माला जप रहा हूँ। तो बेदर्द जमाने के लोगों, मैं ही वो हूँ जो आपको ये आंखों देखा किस्सा सुना रहा है। मैं ही तो हूँ जो जिया को उससे भी ज़्यादा चाहता है। मैं अभिनव, जिया का दोस्त और उसके ऑफिस का कलीग। आज शाम की घटना के बाद अब मंगेतर भी, क्योंकि सगाई तो हुई नहीं ना। वैसे मुझे ऐसी घटना होने का अंदेशा पहले से ही था। जिया ऑफिस में भी किसी पार्टी या गेट टुगेदर में या तो न आने का बहाना बना के या फिर आकर भी खामोशी से एक कोना पकड़े चिपके रहती थी। पहले तो एक दो बार मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर जाने कैसे मुझे उससे हमदर्दी होने लगी। मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगा, उससे खूब सारी बातें करने लगा, हमेशा ख्याल रखता कि वो खुश रहे। और फिर वो कहते हैं ना मिलो हमसे ज़्यादा कहीं प्यार ना हो जाए वाली बात हो गई कि जाने कब मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। रात भर उसके तस्वीर में गुम रहता और जब तक ऑफिस में उससे मिल नहीं लेता को सुकून ही हासिल नहीं होता। वह भी मुझसे घुलने मिलने लगी थी, फिजूल सी सारी बातें मुझसे करने लगी थी। एक रोज़ जब शाम इतराते हुए अपने स्याह नीले दुपट्टे में नन्हे नन्हे सितारे टाँग रही थी, जिया ने मुझसे पूछा, तुम्हें सुबह अच्छी लगती है या शाम? कैसे कहता कि इतना हसीन सितारा जब नज़रों के इतने करीब टिमटिमा रहा हो तो सुबह किसे पसंद आएगी। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसे क्या पसंद है, मगर वह मेरे कुछ पूछने से पहले ही बताने लगी कि उसे रात बहुत पसंद है, क्योंकि वह यादों के किनारे चलती हुई कभी अपने होने का शोर नहीं मचाती। वहाँ ज़िंदगी अपने अकेलेपन में खुश रहती है। उसकी बातों में जुगनू थे, सितारे थे, झींगुर टिड्डों की आवाज़ें थीं, हवाओं की सरगोशियाँ थीं जो रात की खामोशी में अपना उत्सव मनाते हैं, मौज करते हैं। कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं होता कि भाई आज तुम ज़्यादा मत टिमटिमाओ या झींगरों आज तुम चुप रहो। सब अपने मज़े में रहते हैं। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, उसकी हंसी में मुस्कुरा रहा था और बेचैनी में उभरती उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था। मैंने प्यार से जब उसके हाथों को थामना चाहा, उसने झटके से अपना हाथ यूँ छुड़ाया जैसे कोई पुरानी बात उसे याद हो आई हो। उस वक्त मैंने यह भी महसूस किया कि उसकी बातों में सब मौजूद थे, लेकिन कोई चाँद नहीं था। उसका चाँद आखिर कहाँ खोया था? कौन था उसका चाँद? और क्यों जिया का संबंधों के प्रति, दुनिया के प्रति ऐसा अव्यवहारिक रवैया है? आखिर ऐसा क्या है जो जिया बताने से घबराती है और अपनी ही उलझनों में उलझी रहती है? अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ था तो जिस तरह जिया चाहती थी उस तरह की सगाई के लिए मैंने दोनों परिवारों को क्यों नहीं मना लिया। तो मैं एक बात आप सबको क्लियर कर दूं कि मैं जिया नहीं हूँ और ना उसके जैसा बन सकता हूँ। यह बात सही है कि उसके मन की फ्रीक्वेंसी मेरे मन से मिलती है, लेकिन मैं आखिरकार मैं हूँ और वो है। जिया जैसा कोई हो ही नहीं सकता। छोटी सी बात ये समझ लें कि मैं जिया से मोहब्बत करता हूँ और मुझे वही बात सही लगती है जिसमें वह खुश रहती है। यह बात अलग है कि अभी तक मैं भी नहीं जान पाया आखिर जिया की इस बेचैनी, उस बेहद डर का कारण क्या है जो उसे इस तरह का फैसला करना था। क्या जिया मुझसे कुछ छुपा रही है या उसके चाचा चाची नीचे जब सब लोग लिविंग रूम में बैठ के मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं टेरिस की सीढ़ियों से उस कोने को देख रहा था जहाँ वो एकटक सिर्फ चाँद को निहार रही थी। वहाँ उनके बीच जाने क्या शिकायतें हिदायतें चल रही थीं। मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा वो एकदम चीख सी गई। मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते हुए उसने कान पकड़ के धीमे से आई एम वेरी सॉरी कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही पूछा, तुम ठीक तो हो? अब नीचे चले। उस रोज़ पहली बार वह मेरा हाथ थाम के धीमे कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ी। उसकी हथेलियाँ ठंडी थी
और कप्पा नहीं थी, मगर भरोसे की गर्माहट से धीरे धीरे नरम होने लगी। उसका मासूम मुलायम स्पर्श मुझे उसके और करीब ला रहा था। मैं उसके लिए एक क्या कई जन्मों तक इंतजार कर सकती। ये सोचते हुए मैं जिया को लेकर उसके फ्लैट में दाखिल हुआ। सिचुएशन थोड़ी और सी थी और वैसे सोचने भर को थी, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा था। ऐसा किसकी सगाई में होता है भाई। मगर हमारे परिवार वाले आसमान सर पर उठाने को तैयार बैठे थे। मेरे घर वाले गुस्से, अपमान और अनादर से तिलमिलाए बैठे मिले और जिया के परिवार वाले झूठ से भरे हुए दरवाजे पर निगाह टिकाए मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। जिया को देखते ही जहाँ उनके चेहरों पर एक और राहत की सांस थी, वहीं दूसरी ओर जुबान पर अनगिनत सवाल। अपने इशारों से मैं सबको रिलैक्स करने की कोशिश में लगा था और जिया एक छोटे बच्चे की तरह मेरे पीछे दुबकी हुई सबकी डांट और उल्लाना सुनी जा रही थी। तभी उसके चाचा उसको दूसरे कमरे में ले गए और हम बिना कुछ कहे अपने घर वापस लौटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।